हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहन को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीटेट साइंस पेडागोजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करूंगा, जो कि आपकी आगामी सीटेट परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कलेक्शन है। गाइज, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम रेगुलर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। तो गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सीएनजी, पैराफिन मोम और बिटुमिन और मिट्टी का तेल। तो इसमें से पेट्रोलियम का उत्पाद कौन सा नहीं है, हमें यह बताना है। तो यहाँ पर गाइज, पैराफिन मोम, बिटुमिन और मिट्टी का तेल, ये तीनों पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, पेट्रोलियम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जबकि सीएनजी एक प्राकृतिक गैस है। सीएनजी क्या है? तो ये प्राकृतिक गैस है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, रेड डेटा बुक डैश का रिकॉर्ड रखती है। अर्थात रेड डाटा बुक जो है उसमें किसका रिकॉर्ड रहता है? विलुप्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रहता है, वनस्पति का रहता है, या पशु वर्ग का रहता है, या संकटापन्न प्रजातियों का रहता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज? यहाँ पर गाइज, रेड डाटा बुक में संकटापन्न प्रजातियों को रखा जाता है। संकटापन्न प्रजाति उन प्रजातियों को कहा जाता है, या तो वो जीव इस धरती से समाप्त हो चुके हैं या समाप्त होने वाले हैं। ऐसे जीवों को हम संकटापन्न जीव कहते हैं। विश्व में लगभग लाखों प्रकार के जीव हैं, जिनके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है। इन जीवों में से कुछ जीव तो लुप्त हो चुके हैं और कुछ जीव लुप्त होने की कगार पर हैं। जो जीव लुप्त हो चुके हैं वो जीव किस कारण से लुप्त हुए हैं, और जो जीव लुप्त होने वाले हैं उन सभी जीवों का उल्लेख एक विशेष प्रकार की रेड डाटा बुक में किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए, जूते को मजबूती देने के लिए? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गाइज? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जूते के सोल को असमतल किया जाता है, अर्थात पीछे के साइड में थोड़ा ऊंचा नीचा रहता है ना, उसे क्यों कह रहे हैं? तो असमतल जड़त्व को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जड़त्व को बढ़ाने के लिए ही जूते के सोल को या रबड़ को, जो टायर होते हैं उन सबके यहाँ पर जड़त्व बढ़ाने के लिए उसके सोल को असमतल किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? गाइज, आसुत जल अर्थात शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित कम होती है, कम प्रवाहित होती है, या ना बिल्कुल प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ये विद्युत का सुचालक है, ये एक विद्युत रोधी है, ये विद्युत का कमजोर चालक है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ये विद्युत का कमजोर चालक है। हम विद्युत रोधी नहीं कह सकते हैं, इसको कमजोर चालक कहेंगे। कमजोर चालक क्योंकि अतिरिक्त जल होते हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि एक आसुत जल जो होता है उसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट पॉइंट है, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। बिल्कुल गाइज, किसी भी विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो उस विद्युत परिपथ की अधिकतम सीमा होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट सही है, क्योंकि हमें सत्य नहीं है, हमें सत्य नहीं है वो बताना है। तो सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। बिल्कुल हर एक भवन घर जो निर्माण किए जाते हैं उसमें एमसीबी बॉक्स और फ्यूज बॉक्स लगाए जाते हैं। तो बिल्कुल बी पॉइंट भी हमारा करेक्ट पॉइंट है। और सी क्या कह रहा है? यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर ये उड़ जाएगा। बिल्कुल फ्यूज का काम यही होता है गाइस कि घर में यदि वोल्टेज अधिक हो जाए, विद्युत धारा अधिक हो जाए, तो वो घर में आग लगने से घर को सेव कर सके। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ये भी सही पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर सत्य नहीं है। तो 3 सही हो गए, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है? किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। गाइस, ये न्यूनतम सीमा नहीं अधिकतम सीमा होती है, हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर न्यूनतम सीमा नहीं होती है, क्योंकि सत्य नहीं है तो सत्य नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है, असत्य ऑप्शन है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके गाइज,
निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने का संभावना है। अर्थात यहाँ पर पुरी, मुंबई, गोवा और पोरबंदर, ये 4 स्थान हमारे देश के दिए हुए हैं और इसमें से कौन सा ऐसा स्थान है जो चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो राज्य स्थान है वो पुरी है। पुरी में सबसे तेज वायु का वेग होता है और यहाँ पर चक्रवात से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये पुरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। ये कैसे होगा? ये तो बिल्कुल गलत पॉइंट लिख रखे हैं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समानांतर है और पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा गाइज? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं? पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने का कारण जो है वो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है। तो यहाँ पर गाइज पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, क्योंकि मौसम का निर्माण करने वाले या उसे प्रभावित करने वाले कारक के रूप में पृथ्वी की स्थिति पूर्णतः सूर्य पर निर्भर नहीं होती है। इसमें पृथ्वी की अपनी महत्वपूर्ण कुछ योगदान भी होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने के अतिरिक्त वह स्वयं भी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना ही बहती हुई पवन और जलधाराओं का दिशा परिवर्तन करती है, दिशा का निर्धारण करती है। ओके गाइज, और यहाँ पर गाइज पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अक्ष से अपनी झुकी हुई है। इस झुकाव की वजह से पृथ्वी का एक गोलार्ध 6 माह तक सूर्य की ओर झुका रहता है और अगले 6 माह तक दूसरा गोलार्ध इसी प्रकार से झुका रहता है। तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर ऋतुएं बदलती रहती हैं। ऋतु ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु ये आती रहती हैं। तो ये पृथ्वी के धुरी के झुकाव के कारण ही उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष के एक ही समय में अलग अलग ऋतुएं होती रहती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, घूर्णन अक्ष और उसकी सापेक्ष झुकाव के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 2 स्तंभ ए और स्तंभ बी दिए गए हैं। यहाँ पर 2 दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए स्तंभ के अनुसार सही क्रम में होगा? अर्थात इसका हमें मिलान करना है। वृक्ष वितान और इधर पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक, एक जंगली जंतु, सूक्ष्म जीव, बड़े वृक्ष की शाखा, और इधर हामस, अपघटक और शाही। तो शाही एक जंगली जंतु है। ऑप्शन नंबर डी का तो सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में गाइज यहाँ पर वृक्ष वितान किसे कहते हैं? गाइज वृक्ष वितान बड़े वृक्ष की शाखाएं होती हैं। बड़े वृक्ष की शाखाओं को क्या कहते हैं? वृक्ष वितान कहते हैं। और ये अपघटक सूक्ष्म जीव। अपघटक कौन होते हैं? तो अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी का थर्ड हो जाएगा। और इसके बाद में हामस मृत जीवों और पेड़ पौधों से उत्पन्न होते हैं। ये पादपों और मृत जीव जंतुओं के ऊतक होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए का फोर ऑप्शन नंबर सी, और बी थर्ड, और सी फर्स्ट, और डी का सेकंड। बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? ये शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, ये निदानात्मक है, ये विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है, ये लेना आसान है। मतलब विज्ञान में रचनात्मक आकलन लेना आसान है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज? क्योंकि गाइज हम कह सकते हैं कि रचनात्मक आकलन की नियमितता विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाई की पहचान करने एवं सुधारात्मक उपाय का उपयोग करने तथा विद्यार्थियों को समय समय पर पृष्ठपोषण उपलब्ध कराने पर बल देता है। रचनात्मक आकलन तो निश्चित तौर पर सीखने सिखाने के साथ चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये क्या है? एक निदानात्मक प्रक्रिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सीखने सिखाते समय रचनात्मक आकलन जो होता है एक निदानात्मक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए। ये मोटिव नहीं होता है, बिल्कुल ये पॉइंट इनकरेक्ट पॉइंट है। शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए।
और सी पॉइंट कह रहा है शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। बिल्कुल नहीं, शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए, तैयार करने के लिए। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा गाइज। शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? बच्चे उससे सीख सकें, विज्ञान मेले में वो अपनी ज्ञान को वृद्धि कर सकें कि विज्ञान मेले में क्या क्या लगाया गया है, क्या क्या दिखा रहे हैं। तो उससे बच्चे का सृजन क्षमता बढ़ेगा और वो अवलोकन करेंगे वहाँ पर लगे हुए चीज़ों को मेले में, और उनकी विज्ञान के प्रति उत्सुकता जागेगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, वीडियो सेशन कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों के लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।